वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इंग्लिश में ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर्स के नाम है। रासायनिक चैप्टर आपकी केमिस्ट्री क्लास 10 का जो बहुत अपने आप का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम पूरे डिटेल एक शॉर्ट में वीडियो पूरी कंप्लीट करेंगे। पूरे हिंदी माध्यम के बच्चे ये वीडियो को देखें, आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण तो शुरू करते हैं। क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है सर, रासायनिक विज्ञान का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होते क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं कि घर में आप खाना पक रहा है सर, फल का पकना मतलब कि एक बार रासायनिक बदलाव हो गए तो उसे हम वापस नहीं ला सकते, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे क्या कि रासायनिक अभिक्रिया होते क्या है, कि वह प्रक्रिया जिससे दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर, ठीक है, एक से एक गुण वाले उत्पाद, ठीक है, अभिकारक होना चाहिए, उत्पाद मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कि यहाँ पे वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक आपके उत्पाद मिलकर, आपके अभिकारक मिलकर एक नए गुणधर्म वाले एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले प्रॉपर्टीज अलग वाले एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, दो उत्पाद के H2 और O2 जब आपस में मिलते हैं सर, तो यहाँ पे वाटर जल का फॉर्मेशन करता है, बनाता है। तो यहां पे देखिएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए गुणधर्म बोले तो नया प्रॉपर्टीज, उसके सारे चीज अलग प्रॉपर्टीज बनाएंगे, तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जो जल है। नेक्स्ट आते हैं क्या कि दूसरे शब्दों में अगर हम कह सकते हैं कि अगर रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, कि जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो जा रहे हैं सर, और जिसे एक बार बदलाव हो गया उसे हम फिर वापस नहीं ला सकते, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी परिवर्तनें चेंजमेंट हो रहे हैं, तो ये आपकी जो है क्या है, आपका रासायनिक अभिक्रिया है सर। जैसे वायु में संपर्क आने से जंग का लगना, जैसे वायु में संपर्क होने से लोहा का जंग लगना, आयरन का, ठीक है, और आपकी कॉपर, चांदी, ये सब जो जंग लग रहे हैं, ये भी क्या है, आपका रासायनिक अभिक्रिया है। अंगूर के रस का किण्वन, ये आपके फ्रेगमेंटेशन, जो अंगूर का रस को सड़ा रहे हैं, तो ये भी क्या है, आपका रासायनिक अभिक्रिया है सर। भोजन का पकना, ये भी क्या है, केमिकल चेंजर, रासायनिक बदलाव है। हमारे शरीर में भोजन का पचना, जो हमारे शरीर में भोजन का पच रहा, वो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। हम जो श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, वो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक बदलाव है सर। तो अब आते हैं रासायनिक क्रिया की पहचान। हम रासायनिक क्रिया कैसे पहचानेंगे, कि अगर रासायनिक क्रिया अगर पहचानना हो अभिक्रिया, तो हम कैसे पहचान सकते हैं सर, वहां से कुछ बदलाव दिखेंगे, तो वहां से रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अभिक्रिया संपन्न हुआ है या नहीं। जब कोई अभिक्रिया संपन्न होता है तो उसे निम्न चिन्हों से पहचाना जा सकता है। तो क्या इसे पहचान सकते हो कि वहां से सर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा, सॉलिड से लिक्विड बनेंगे, गैस बनेंगे, या गैस से सॉलिड बनेगा, ऐसे कुछ आपको देखने को मिलेगा। रंग में परिवर्तन होगा सर, कलर्स में चेंजमेंट दिखेंगे। गैस का निष्कासन होगा, गैस निकलेंगे वहां से। और ताप में परिवर्तन मतलब टेम्परेचर में चेंज होगा। और अवक्षेपण का बनना मतलब प्रेसिपिटेट वहां पे बनेंगे सर। तो ये 5 चीज आपको देखने को मिलेगा। पदार्थ की अवस्था में ये आपका परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा गैस का निष्कासन,
ताप में परिवर्तन, अवक्षेपण का बनना। आगे जो आते हैं, अब बोलते हैं रासायनिक समीकरण किसे बोलते हैं। तो हम क्या बोले सर कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो आपकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्या जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, तो यहां पे क्या करेंगे सर कि जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए कथन है, स्टेटमेंट है, लेकिन परंतु इसे निम्न तरीके से लिखा जा सकता है कि मैग्नीशियम को वायु में, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जोड़ लगा दो, अभिकारक के बीच में क्या करो, जोड़ लगा दो कि और ये आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गए। क्या बन गए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक एरो लगा दो, मतलब क्या बता रहा है, जिधर एरो है उधर रिएक्शन हो रहा है सर, और क्या बनाया प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए। तो ये आपके जो लिखे हुए हैं ये आपके रासायनिक समीकरण में लिखा हुआ है। तो यहां पे देखिएगा क्या किए कि रासायनिक समीकरण में कि यहां पे ऑक्सीजन, तो यहां पे आपको ये है कि अभिकारक और उत्पाद होते हैं। तो अभिकारक की लेफ्ट साइड में जो लिखा रहता है उसे अभिकारक कहते हैं, और राइट साइड जो लिखा रहता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक जितने भी होते हैं, जैसे मानो कि दो अभिकारक हो गए आपका ए और बी, और क्या बने सर लास्ट में जो उत्पाद बने मेरा सी और डी, तो क्या करेंगे, एक एरो रिप्रेजेंट कर दें। तो इस प्रकार समीकरण को लिखना शब्द समीकरण कहलाता है कि अगर शब्द में लिख दिए एरो के साथ प्रेजेंट करके, बीच में जोड़ लगा दिए दोनों साइड की क्या क्या बना और क्या क्या हम लिए थे, तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। दूसरा तरीका है रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का, दूसरा तरीका है कि रासायनिक अभिक्रिया को, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg संकेतिक, और ऑक्सीजन का होता है O2, और क्या बनते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgO। कैसे बनता है सर, Mg और O, तो Mg का क्या होता है, वैलेंसी 2 होता है, ऑक्सीजन का क्या वैलेंसी होता है, 2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस तो क्या हो जाएगा, Mg2O2, Mg2O2 होंगे, तो MgO2 हो गए तो यहां से 2 कट जाएंगे, क्या बचे, MgO, तो यही मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, MgO। तो रासायनिक समीकरण को लिखने का सांकेतिक तरीका है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों के 2 भाग होते हैं। तो ये आपका क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को लिखे हैं ये आपका सांकेतिक आपका रासायनिक अभिक्रिया है, कि संकेतिक के फॉर्म में सिंबॉलिक आपके केमिकल रिएक्शन है सर। अब जो आते हैं कि आपकी किसी रासायनिक अभिक्रिया के के समीकरणों के 2 भाग होते हैं, एक आपके अभिकारक होते हैं सर, अभिकारक, और दूसरे जो होते हैं वो क्या, अभिकारक, फिर एरो क्या बता रहा है कि किधर रिएक्शन हो रहा है, और दूसरी तरफ क्या बनते हैं, उत्पाद, क्या होते हैं, उत्पाद। तो यहां से हम अब समझेंगे, अब यहां पे हम समझेंगे क्या कि अभिकारक किसको कहते हैं। तो वैसा आप देखे होंगे कि स्कूल में आप पार्टिसिपेट कर रहे कोई भी प्रोग्राम में, तो यहां पे भी जो पदार्थ आपके केमिकल रिएक्शन अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं सर। कि वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं सर। जैसे ऊपर के समीकरण में मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए ये दोनों अभिकारक हैं। तो ऊपर अभिक्रिया में आप देखे होंगे समीकरण में कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसीलिए ये दोनों को अभिकारक कह देते हैं। अब आते हैं उत्पाद। तो किसी अभिक्रिया के दौरान नए पदार्थ बनने को उत्पाद कहती है, ठीक है। किसी अभिक्रिया में जो पार्टिसिपेट ले लिया और बाकी प्रोडक्ट बाद में बना तो उसी को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो एग्जांपल में MgO जो है उत्पाद है, क्योंकि Mg और O2 के भाग लेने से नया पदार्थ बना है। क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अभी ऊपर देख रहे थे ना, हाँ। तो यहां से क्या देखिएगा, कैसे पहचानेंगे कि Mg सर, Mg और O2 जब मिले तो क्या बने, मेरा MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना सर। तो ये दोनों जो है क्या है, पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ता है अभिकारक, इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट।
और एक क्या है MgO, तो उसे हम क्या बोलते हैं सर, उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद होता है तो इसको बोलते हैं हम क्या, प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट सर। अब आता है क्या नेक्स्ट, रासायनिक समीकरणों को लिखना, कि रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखेंगे सर, वो हम समझेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे हम लिखते हैं। रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, इसलिए रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारकों को लिखा जाता है और उनके बीच में प्लस चिन्ह लगाया जाता है। इसी प्रकार तीर के दाईं ओर उत्पादों को लिखा जाता है और उनके बीच चिन्ह लगाया जाता है, प्लस चिन्ह का सिंबल लगाया जाता है। तो एक हम यहां पे एग्जाम्पल से समझेंगे सर। मानो क्या कि ए और बी दो अभिकारक हैं, दोनों लिख दिए जो आपके लेफ्ट साइड में पार्टिसिपेट कर रहा है, और जो हमें बना वो लिख दिए सी और डी, मेरा उत्पाद बना। तो ए और बी में प्लस साइन लगा दो, मतलब क्या ये दोनों भाग ले रहे हैं, और सी और डी बना तो इसके बीच में प्लस लगा दो, इससे मतलब कि दो उत्पाद बने। और बीच में क्या लगा दो, एरो, और जिस तरफ एरो का डायरेक्शन है, तीर का निशान है, वो बता रहा है कि उधर अभिक्रिया हुआ है। तो बीच में जो है सर तीर है, बीच में जो है तीर है, और इधर जो आपकी बाईं तरफ है तो अभिकारकों के बीच में क्या है, प्लस साइन, बाईं ओर है, ये आपका बाईं ओर है। बाईं ओर में आपको क्या लगाना है, अभिकारकों के बीच में प्लस साइन लगाना है सर। और दाईं ओर में क्या लगाना है, उधर भी क्या लगाना है, प्लस सिंबल लगाना है सर, उत्पादों के बीच में। तो ये आपका बता रहा है पूरा कंप्लीट आपके रासायनिक समीकरण को लिखना। तो एक एग्जांपल से यहां अगर हम समझते हैं तो समझिएगा क्या कि जिंक जब H2SO4 के साथ रिएक्ट किया सर तो दो अभिकारक आ गए ना, तो क्या बनेंगे, जिंक सल्फेट बनता है, ZnSO4 बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करता है, इवॉल्व करता है, निष्कासन होता है सर। तो ये देखो यहां पे तीर का निशान बता रहा है, ये तीर है कि किधर अभिक्रिया हो रही है। और इसमें आप देखोगे बाईं ओर क्या लिखा हुआ है सर, बाईं ओर आपके अभिकारक लिखे हुए हैं, और दाईं ओर क्या लिखा हुआ है, दाईं ओर जो लिखा हुआ है सर आपका उत्पाद लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ बेटा, उत्पाद लिखा हुआ है। तो आगे जो आते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण, कि कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, तो मैग्नीशियम और O2 को लिख दो तो MgO बनता है, तो इसी को तो हम कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे आप Zn, जैसे हम लिख रहे हैं सर Zn प्लस HCl, क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2। तो ये क्या है आपका कंकाली, आपका ठीक है, स्केलेटल आपकी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण है, केमिकल इक्वेशन है। तो इस समीकरण को निरीक्षण कीजिए, तीर के बाईं ओर और दाईं ओर के परमाणुओं की संख्या क्यों गिनिए, कि Mg और O2 जब मिलकर बन रहा है MgO, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि दाईं ओर और बाईं ओर काउंट करना है, क्या कि आपके परमाणु को संख्या गिनना है, एटम्स की संख्या गिनने है। प्रत्येक तत्व के दोनों ओर के अणुओं की समान संख्या समान नहीं है। तो इधर मैग्नीशियम 1 है सर, उधर मैग्नीशियम कितना है, राइट साइड 1 है। इधर मैग्नीशियम आपके ऑक्सीजन 2 है, उधर कितना है, 1 है, तो क्या है, बराबर नहीं है। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या थोड़ी असंतुलित है, बराबर नहीं है। बाईं ओर ऑक्सीजन के 2 अणु है, जबकि दाईं ओर सिर्फ 1 ही है परमाणु। इस प्रकार क्या, असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं, या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, कि आपका बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या बताए थे, कि अगर कोई भी मास, अगर आपका नाम द्रव्यमान आपका बन नहीं सकता, ना वो क्या बर्बाद हो सकता है, सिर्फ वो ट्रांसफर होता है सर, ना उसको हम बर्बाद कर सकते हैं, ना हम उसको हम बना सकते हैं, जो है वही रहेगा। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए
कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है, कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम जो है उसको फॉलो करवाने के लिए, संतुष्ट करवाने के लिए क्या किया जाता है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। तीर के बाईं ओर तीर तथा तीर के दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या समान किया जाता है, जिससे दोनों ओर के तत्वों के परमाणु समान हो जा सकते हैं, हो सके। कि सर की द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपके कंकाली रासायनिक समीकरण नहीं फॉलो करता है, तो उसे फ्लो करवाने के लिए क्या होता है कि ये फ्लो करना चाहिए, संतुलित किया जाता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम संतुष्ट हो सके। तो इसीलिए तीर के बाईं ओर और तीर के दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या क्या किया जाता है, समान किया जाता है, जिससे दोनों ओर के तत्वों क्या हो जाए कि परमाणु समान हो सके और आपके द्रव्यमान संरक्षण के नियम फॉलो कर सके, ओबे कर सके। समझ आ गया? तो अब जो आते हैं यहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे जो होते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो होते हैं, अब जो देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया में अणुओं के बीच बंध का बनने और टूटने से नए पदार्थ का निर्माण होता। जैसे जल के अणुओं के टूटने से ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन उत्पन्न होते हैं, जबकि कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच बंध बनने से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं के बीच के बंध का बनना और टूटना से आपके एक नए पदार्थ बनते हैं सर। मानो ए और बी के बीच में एक बंध बना और क्या बना लिया, ए और आपके बी आपके सी और डी बनाए। उसी तरह बोलता है कि जब आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर जब टूटते हैं तो H2 और आपका क्या बन रहा है सर, O2 बन रहा है। उसी तरह अगर कार्बन और जब ऑक्सीजन मिल रहे हैं, यहां पे बंध बन रहा है, यहां पे बॉन्ड बन गा के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या बना ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहां H2O का बंध क्या हो रहे, बॉन्ड टूट रहे हैं आपस में और क्या बना रहे हैं, H2 और O2 बन रहे हैं। तो ये आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहले आपका आता रासायनिक अभिक्रिया के निम्न प्रकार की होती हैं। तो एक वाला जो होता है संयोजन अभिक्रिया होता है सर। संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, उसके है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके भी 3 भाग होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होता है विस्थापन अभिक्रिया, फिर होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर होता है उपचयन एंड अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, फिर उसको बोलते हैं, फिर आगे अब जानते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया क्या होते हैं वो समझते हैं सर। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होते हैं कि एक और दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपके अभिकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के लिए समान सूत्र क्या है कि A + B अगर आपके बन मिले सर, और क्या बना, AB। देखो 2 रिएक्टेंट आपके मिले और सिंगल प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से आप समझते हैं कि देखिए एग्जाम्पल क्या है सर, कि इसमें यहां पे आपको कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिले, जल मिले, आपकी कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिला, तो क्या बना आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, बुझा हुआ चूना बना सर, बुझा हुआ चूना बना। तो ये आपके बिना बुझा हुआ चूना है, क्या है आपका बुझा हुआ चूना है। तो ये क्या हो गया कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जल से रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करके क्या बनते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो रिएक्शन बैलेंस देखो, कैल्शियम एक है तो कैल्शियम रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए ना, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ओबे करना चाहिए।
तो कैल्शियम एक लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में हम लोग बैलेंसिंग भी पढ़ लेंगे कि कैसे हम के संतुलित करते हैं। तो यहां पे आगे अब बोला गया क्या क्या, देखिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड जल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चून, ठीक है, आपकी कैल्शियम और जल मिलके क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया सर, यही तो बनाया। तो यहां पे क्या है, ये सिंपली चूना है, चूना में पानी डाले तो क्या बना, बुझा हुआ चूना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है नाम से, बुझा हुआ चूना इसको कहते हैं सर। और इसको क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना या सिंपली चूना कहते हैं। तो परिभाषा के अनुसार यहाँ पे रासायनिक समीकरण से संतुलन करने पर हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल जो दो अभिकारक है, एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये समझिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए, आप देखते होंगे सर, पोचाड़ा करने के लिए, घर पे व्हाइट वॉशिंग करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं, चूना खरीद के लाए, पानी में डाल दिया, कुछ देर बब्बल किया, तो वही आप जो बब्बल हो रहा है ना, उबल रहा है, तो उसको उष्मा से पी अभिक्रिया कहते हैं, वहां से उष्मा रिलीज हो रहा, बाहर निकल रहे हैं सर। तो क्या होता है, उस वक्त जो ठंडा होने के बाद हम क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो कुछ दिन, 2 दिन 4 दिन के बाद क्या होता है, वहां पे CO2 आपकी क्या होता है, चमक आ जाता है, व्हाइट पूरा सफेदी का। तो वो होता क्यों है, तो क्या हुआ सर कि आपके एयर में, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बन जा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जा रहा है, और वाटर निकल जा रहे हैं। तो वही कैल्शियम कार्बोनेट के कारण क्या होता है, चमक आ जाता है सर, चमक आ जाता है। तो समझिएगा क्या बोलना चाह रहे थे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है, यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है, कैल्शियम आपके कार्बोनेट बन जाते हैं। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दीवारों पर पुताई की जाती है, दीवार में लगाया जाता है, तो यह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से एक अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला परत बनाता है, और इसके साथ जल H2O का भी निर्माण होता है, जो वाष्पीकृत हो जाता है, पानी जो निकला वो आप देखिएगा सर, क्या कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और यहां से क्या बने, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया, हवा वाला सर, हवा वाला रिएक्ट किया, और क्या बनेंगे देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और साथ में जल जो है वाष्पीकृत हो जाएगा, बाहर वेपर में बन के उड़ जाएगी। तो यही तो आपका अभिक्रिया होता है दीवार वाले। अब आते हैं इसकी प्रक्रिया का समीकरण, इस प्रकार लिखा हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका बुझा हुआ चूना में क्या किया कि दीवार में पुताई किए, पुताई करने पर क्या हुआ, एयर में जो था कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिएक्ट कर गया, अभिक्रिया करके क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट और जल को बाहर निकाल दिया सर। अन्य संयोजन अभिक्रिया को देखते हैं, और एग्जाम्पल कोयले का जलना क्या है सर, संयोजन अभिक्रिया है। तो कैसे पहचानोगे, दो आपके रिएक्टेंट आएंगे और सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा सर, तो ये बताएंगे क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया होंगे। तो कार्बन और ऑक्सीजन यहां पे अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं सर, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, कोयला का जलना। जल का बनना, H2 प्लस O2 जब रिएक्ट करता है और क्या बनता है, H2O, तो ये भी क्या है, ये भी आपका जल का बनना होता है। तो देखो यहाँ पे O2, यहाँ पे O2 हाइड्रोजन, तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा सर, रिएक्शन आपका बैलेंस हो जाएंगे। ये रिएक्शन आपके खुद बैलेंस है, देखो कार्बन लेफ्ट साइड में 1 है, बाईं ओर, दाईं ओर भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है बाईं ओर, तो दाईं ओर भी 2 है, रिएक्शन बैलेंस है। ये बैलेंस नहीं था तो बैलेंस कर ली। आगे देखिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड का बनना, ये भी क्या है सर, ये भी आपका जो है सल्फर डाइऑक्साइड का बनना भी आपका क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का बनना भी क्या है आपका, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड का बनना भी आपका संयोजन अभिक्रिया है। S प्लस O2 क्या बना, SO2 बना, ठीक है। जंग का लगना, फेरस ऑक्साइड का बनना, जब आयरन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और जल के साथ तो फेरस ऑक्साइड बनता है, तो वो भी क्या है आपका, ये भी आपका क्या है, संयोजन अभिक्रिया है सर। अब देखते हैं ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो ऊष्मा के आधार पे आपकी रासायनिक अभिक्रिया को 2 भाग में बांटा गया है।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी मतलब बाहर, ऊष्मा का बाहर निकलना, ऊष्माक्षेपी कहलाते हैं। ऊष्मा क्या है नेक्स्ट, ऊष्माशोषी, ऊष्मा का अवशोषण करना मतलब अंदर समा लेना कोई भी अभिक्रिया में, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। समझिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है सर। जैसे मीथेन को O2 के साथ जला दिए तो यहां पे CO2 और साथ में वाटर और साथ में क्या देगा, ऊष्मा देगा, ऊष्मा। तो यही आपका जिसमें ऊष्मा बाहर निकले उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। शोषण भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें कोशिका शोषण के दौरान ऊष्मा मुक्त करती है सर। कैसे देखिएगा, मानो कि सर ग्लूकोज जो होते हैं ना C6H12O6, ऑक्सीजन ले लिया सर, यही रेस्पिरेशन में करते हैं ना श्वसन में, किसमें टूटेगा सर, CO2 प्लस वाटर और साथ में क्या देगा, साथ में जो देगा ऊष्मा देगा, ऊष्मा देगा, हीट देगा सर, हीट देगा, एनर्जी देगा। तो इसमें ऊष्मा का निकलता है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो रिएक्शन बैलेंस कर दो, यहाँ पे 6 लगा दो सर, 6 आपके हो गए। यहाँ पे आपका 6 लगा दो तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 12, तो ये ऑक्सीजन कितना हो गया देखो, 6 तो पहले प्रेजेंट था, 6 दूनी 12, 18 है टोटल, तो 6 लगा दो, यहाँ पे रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया, यहाँ पे 6 लगा देंगे। कैसे, ठीक है। आगे जो होता है साग सब्जियों या सड़े गले घास फूस या पेड़ों के पत्तों का विघटन होकर कंपोस्ट का बनना, मतलब साग सब्जियां जो हो रहा है ना, डिकम्पोजिशन, कंपोस्ट बन रहा है विघटन होकर टूटकर, ये भी क्या है आपका सर, आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की एग्जाम्पल है। अब जो आते हैं सर, आप एक और बता सकते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड और आपके वाटर मिला दो और क्या बन रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, साथ में ऊष्मा दे रहा है सर, ऊष्मा हीट दे रहा है बाहर, तो ये भी क्या है आपका, ये भी एग्जाम्पल है आपका ऊष्माक्षेपी का। अब आते हैं नेक्स्ट जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो जिसमें हीट क्या कर ले, अपने अंदर शोषण कर ले, ऊष्मा को शोषण कर ले, तो वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, अपने अंदर समा लेता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है सर, कहते हैं। उदाहरण के लिए सर कि अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड को एमोनियम क्लोराइड से अगर रिएक्शन करवाना पड़ेगा तो उसमें ऊष्मा देना पड़ेगा। ऊष्मा जब देते हैं तो डेल से डिनोट करते हैं और एरो के ऊपर लिखते हैं सर। तो बेरियम क्लोराइड और एमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो रिएक्शन बैलेंस नहीं था तो यहां पे 2 लगाएंगे, यहां पे 2 लगाएंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बैलेंस करने हम बताएंगे। अब आता है क्या कि नेक्स्ट जो होते हैं सर, पानी का विघटन होना, पानी को तोड़ना, ये भी क्या है आपका H2 और O2 में वो क्या है सर, इलेक्ट्रोलिसिटी, तो ये भी आपका क्या है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। समझ गए, ये दो जिसमें हीट देना पड़े, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सर, कैल्शियम कार्बोनेट में हीट दोगे तभी एक कैल्शियम ऑक्साइड और किसमें टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। तो ये जितने भी अभिक्रिया हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया हैं, क्योंकि हीट देना पड़ रहा है, ऊष्मा देना पड़ रहा है, तभी टूट रहे हैं सर 2 कंपाउंड में। अब जो नेक्स्ट आते हैं टाइप, वो होता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो बोलते कि वैसा अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित विघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, विघटन अभिक्रिया कहलाता है सर, विघटन अभिक्रिया कहलाता है। मानो क्या कि ए बी जब इसमें टूटा, हीट दे दिए सर, तो किसमें टूटेगा, A+B में। तो एकल आपके अभिकारक है और 2 आपके क्या मिल गए, उत्पाद मिल गए, तो ये क्या कहलाएंगे, वे आपके वियोजन या अपघटन आपकी अभिक्रिया कहलाएंगे सर। समझ में आई बात, हाँ।
तो इसमें क्या होता है कि उष्मा देना पड़ेगा तभी वो टूटेंगे, अभिक्रिया करेंगे ना, वरना अभिक्रिया नहीं करेगा सर, नहीं करेगा। तो बोलता है कि वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार, तो कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसके बाद अभी उसके प्रकार देखेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट समझिएगा, पहला एग्जाम्पल कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा सर। वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, इलेक्ट्रिसिटी हीट पास करोगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा पास करोगे, ये भी क्या है, एक तरह का उष्मा है सर। तो H2 प्लस O2 में टूटेगा, रिएक्शन बैलेंस नहीं है यहां पे, तो यहां पे क्या करो, 2 लगा दो, यहां पे 2 लगा दो। ऑक्सीजन आपके हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन 2, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम का ओबे करना है, संतुष्ट करना है उसको। अब ये एग्जाम्पल थे आपके क्या, आपके वियोजित या विघटित होकर, जो वियोजन आपके विघटन अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल थे। अब हम लोग देखेंगे आपकी विघटन अभिक्रियाएं या अपघटन वियोजन अभिक्रिया के आपके 3 प्रकार हैं सर। तो पहला जो होता है उसमें वियोजन, इसमें वियोजन की क्रिया उष्मा के द्वारा होता है, मतलब कि उसको तोड़ने के लिए, ठीक है, कंपाउंड को तोड़ने के लिए उष्मा का प्रयोग करते हैं, उष्मा देते हैं सर। तो एग्जाम्पल यहां पे समझिएगा, उदाहरण जो है, उदाहरण समझिएगा सर, उदाहरण समझिएगा कि उस उदाहरण जो पहला उदाहरण है वो आप फेरस सल्फेट को अगर हम तोड़ रहे हैं सर, तोड़ रहे हैं, तो क्या उष्मा देना पड़ेगा, तो उष्मा लिखो या डेल लिखो, एक ही चीज है, ये सिंबल लिखना पड़ता है। तो ये आपके फेरिक ऑक्साइड में टूटता है सर, और साथ में आपके SO2 गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों आपको ये दोनों देते हैं सर। तो ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 लगा दो सिर्फ, तो आयरन 2 हो गया, सल्फर आपके 2 हो गए, और आपके ऑक्सीजन 8 है, तो 3 2 5 5 3 8 हो गया सर। दूसरा एग्जाम्पल आपका जो विभूषणीय जो वियोजन है, कैल्शियम कार्बोनेट सर, कैल्शियम कार्बोनेट पे उष्मा दे दो, उष्मा देंगे भाई तो ये जल्दी जल्दी टूटेगा, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों आपके बोल सकते हैं संयोजन और वियोजन एक दूसरे का रिवर्स अभिक्रिया है, दोनों एक दूसरे का आपका रिलेटिव ऑपोजिट है। समझ में आ गया, आ गए सर, उसमें वियोजन समझ में आ गया। अब जो आते हैं नेक्स्ट विद्युत वियोजन, इसमें उष्मा विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के रूप में प्रदान की जाती है, इसमें जो है वियोजन करने के लिए, वियोजित करने के लिए उष्मा विद्युत के रूप में क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है सर। तो इसमें जो टूटते हैं आपके, तो सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि पूछते हैं, तो सुनिएगा यहां पे कि H2O में जब आप विद्युत धारा पास कर देते हो, विद्युत धारा पास कर देते हैं सर, तो ये H2 और O2 में टूटता है, H2 और O2 में टूटता है, यहां पे 2 लगाएंगे, तो ये यहां पे 2 लगाएंगे, तो रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। मानो कि एक आपका पोर्ट लिए हैं, तो पोर्ट लिए हैं सर, तो ये आपका इस तरह से यहां पे आपका पोर्ट जल है, क्या है, जल है, तो जल है यहां पे, समझिएगा, बात को ध्यान से समझिएगा कि पता चला बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो जल है, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रोड डाले सर, 2 यहां पे इलेक्ट्रोड डाल दिए, और क्या किए, यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिए, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है, विभवांतर है, इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगा। अब क्या होंगे, वाटर जो है ये आपका क्या है, ये आपके प्लस है, ये आपके क्या है सर, ये आपके माइनस है, ये माइनस 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 है, ये प्लस 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 है, यही ना। तो H2 जो है आपका H प्लस जो आयन टूटे वो इसमें समाएगा, किसमें, इसको क्या बोलते हैं सर, कैथोड, कैथोड बोलते, इसको क्या बोलते हैं, एनोड। पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है उसको बोलते हैं एनोड, और जिसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसे क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। तो कैथोड में नेगेटिव अट्रैक्शन होता है, नेगेटिव वाले पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है, ठीक है, नेगेटिव वाले पॉजिटिव में। तो आज की वजह तो क्या लड़का लड़का से अट्रैक्शन होता है, नहीं, लड़का लड़कियां से अट्रैक्शन होते हैं, क्या लड़कियां लड़कियां अट्रैक्शन होती है, नहीं,
लड़कियां लड़के। तो इसी तरह यहां पे पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव तरफ अट्रैक्शन होगा, और यहां पे O जो है O माइनस, वो किधर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन करेगी। तो O2 जो बनेंगे, O2 जो बनेगा सर वो कहां बनेगा, एनोड पे। O2 जो बनेगा वो कहां है, एनोड पे बनेगा। और H2 जो बनेंगे मेरा वो कहां पे बनेगा सर, ये आपका कैथोड पे बनेगा, कैथोड पे। मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल पे बनेगा और एक यहां नेगेटिव टर्मिनल पे बनेगा सर, H2। तो ये आप समझिएगा कि आपका दो वॉल्यूम अगर हाइड्रोजन बना तो एक वॉल्यूम आपका ऑक्सीजन बनेगा। अगर दो वॉल्यूम आपका, दो आयतन अगर आपका हाइड्रोजन बना तो एक आयतन आपका क्या बनेगा सर, आपका ऑक्सीजन बनेंगे। मतलब 2 लीटर आपका H2 गैस बने तो 1 लीटर आपका ऑक्सीजन गैस बनेगा। देखो ना आपका संतुलित समीकरण, जब 2 लीटर जल लोगे तो 2 लीटर आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा और 1 लीटर आपका ऑक्सीजन गैस बनेंगे सर। तो इसके मतलब यही समझते हैं कि आपका अगर वॉल्यूम के हिसाब से यही होता है ना कि 2:1, कि अगर 2 वॉल्यूम आपका हाइड्रोजन बना है सर तो 1 वॉल्यूम क्या बनेगा आपका ऑक्सीजन बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, एकदम सेम यही लिखना है सर एग्जाम में। समझ गए। अब जो आता है नेक्स्ट, प्रकाशीय वियोजन आता है, कि मतलब कि प्रकाश को देकर उष्मा, ठीक है। तो क्या बोलता है, क्या कि जब वियोजन की क्रिया के लिए ऊष्मा प्रकाश के द्वारा प्रदान की जाती है। ऊष्मा जो है, जब मतलब कि वियोजन की क्रिया ऊष्मा प्रकाश के द्वारा, मतलब कि आप सूर्य की रोशनी देकर तोड़ा जाता है, प्रदान किया जाता है ऊष्मा, और वियोजन करवाते हैं, किसी भी कंपाउंड को तोड़ते हैं, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा कि AgL सिल्वर क्लोराइड में जब सूरज की रोशनी देते हैं सर, सूरज की रोशनी देते हैं सर, तो ये जो है सूर्य के प्रकाश और सूर्य की रोशनी, तो Ag प्लस Cl2 में टूटता है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो रिएक्शन को बैलेंस करना, यहां 2 लगाओ, क्योंकि सिल्वर 1 है तो सिल्वर 1 हो गया, क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन 1 है, तो क्या नीचे नहीं लगा सकते हैं, यहां पे लगाएंगे। तो 2 हो गया तो यहां पे देखो सिल्वर 2, ये 2 इधर 1 हो गया, तो यहां पे 2 लगा दो, देखो रिएक्शन बैलेंस हो गया। फिर AgBr, दूसरा एग्जांपल सर, AgBr जब सूर्य की प्रकाश यहां पे देंगे, सूर्य की प्रकाश जब देंगे सर, सूर्य की प्रकाश, तो Ag प्लस Br2 में टूटेगा, Br2 में टूटेगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं तो बैलेंस, यहां पे 2 लगा देंगे, यहां पे 2 लगा देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब ये जो होता है सर, ये जो आपके जो प्रकाशीय वियोजन है सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का जो उपयोग है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। सादा काला फोटोग्राफी जो होता था ना, उसमें यूज किया जाता है सर। तो ये जो रिएक्शन होता है वहां पे, तो इसीलिए उसका चमक होता है, देखने में अच्छा लगते हैं। तो ये जो आपके सिल्वर क्लोराइड का जो टूटता है या सिल्वर ब्रोमाइड, इसका उपयोग जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है कि आपके जो है सिल्वर क्लोराइड का जो सूरज की रोशनी में, प्रकाश में जो टूटता है, प्रकाशीय वियोजन का यूज कहां पे, उपयोग कहां पे है सर। अब जो नेक्स्ट आते हैं सर, तीसरा टाइप, वो होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया होते क्या है तो सुनने होंगे, सुनिए ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि कोई अगर ताकतवर, अगर आपका होशियार है तो क्या करता है, कमजोर को मार के भगा देता है और वहां उसकी जगह पे बैठ जाते हैं। तो यहां पे क्या है कि सर, अगर आपका कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या है कि अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है और अपने जाके वहां पे क्या अभिक्रिया में बैठ जाते हैं, ठीक है, यौगिक में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं सर। क्या बोलना चाह रहे सुनिएगा, कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ
कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं सर। कि ऐसी अभिक्रिया जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जैसे सपोज करना, देखना क्या होता है कि ए बी बना हुआ है, सी जो है एक आपके है, ए जो यहां पे सर ए बी एक आपका जो है ए आपके कम अभिक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील धातु है, अभिक्रियाशील धातु, ठीक है। और ये क्या है, अधिक अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशील। तो कहेगा क्या, अरे भाई हमें मिला है कमजोर आदमी, हम उसे भगाएंगे। तो क्या करेगा, उसको मारेगा और कहेगा, ये देखेगा जैसे कि बड़ी हमसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन आ चुका है, हमें हटना है, हटो हटो जल्दी। ये हटेगा, क्या करेगा, सी जैसे जाएगा वहां पे ए हट जाएगा और सी बी के साथ कंपाउंड बन जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सी जो है अधिक अभिक्रियाशील है किससे, ए से। इसीलिए क्या किया, सी ने ए को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया किस कंपाउंड से, ए बी यौगिक से, और क्या बना लिए, सी बी प्लस ए बना लिया। समझ आ गया। तो एक एग्जाम्पल यहां पे समझते हैं, एक एग्जाम्पल यहां पे समझते हैं सर, समझिएगा। एग्जाम्पल बोल रहा क्या कि Fe और प्लस CuSO4 क्या बना, FeSO4 और Cu। तो आयरन जो यहां पे सर आपका जो लोहा है वो अधिक अभिक्रियाशील है किससे, कॉपर से। इसीलिए जैसे आयरन जाएगा, कॉपर बोलेगा महाराज आप बैठ जाइए मेरे पोजीशन पे, हमें आपके सामने रहने का औकात नहीं। और क्या करेगा, कॉपर वहां से डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, आयरन वहां पे सर जाके बैठ जाएगा और क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट और कॉपर बन जाएंगे। रिएक्शन देखो बैलेंस है, अगर बैलेंस नहीं होता तो बैलेंस करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता। आयरन एक है तो आयरन एक है, कॉपर एक है तो कॉपर एक है सर, एस एक है, सल्फर एक है तो सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 है। तो कॉपर सल्फेट से क्या बनता है, फेरस सल्फेट बनता है। कॉपर सल्फेट कैसा होता है सर, कैसा होता है, नीला होता है, ब्लू होता है। और फेरस सल्फेट कैसा होता है, हरा होता है। तो देखो कलर में चेंज हो रहा है ना, तो पता चल रहा है कि अरे आपकी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो यहां लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, पदार्थ है, जो अपने से कम अभिक्रियाशील कॉपर को उसके यौगिक कॉपर सल्फेट से अलग कर देता है। इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, परंतु जैसे ही लोहे की कीलें विलयन में डालते हैं तो कॉपर के विस्थापन के कारण विलयन का रंग नीला से भूरा हो जाता है। कॉपर जो है नीला से कैसा, भूरा हो गया, और आयरन जो है क्या हो गया, आपका हरा हो गया सर। तो यही तो बात है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल, जिंक और कॉपर सल्फेट आ गया। तो जिंक और कॉपर सल्फेट आ गया तो क्या बनेगा, यहां पे जिंक सल्फेट बनेंगे, ZnSO4 और कॉपर को बाहर भगा देगा, क्योंकि जिंक जो है सर वो अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर जो है कम अभिक्रियाशील है। तो क्या बोलेंगे, कॉपर देखेगा जैसे कॉपर सल्फेट में बैठा हुआ है और बोलेगा अरे जिंक आ गया है, हमें जाना होगा, प्रभु बैठिए, आप ज्यादा अभिक्रियाशील है। नहीं बैठे तो क्या होगा, 2 लात मारेंगे, निकल जाएंगे। फिर इसी तरह आगे देखिएगा, आगे जो होता है, तो यहां से आप समझिएगा कि पीबी और आपका कॉपर क्लोराइड जब रिएक्ट करता है तो PbCl2 प्लस कॉपर बाहर, क्योंकि लीड जो है वो मोर अभिक्रियाशील है किससे आपके कॉपर से। तो उदाहरण 2 और 3 में आप देखिए, जिंक तथा लेड जो है दोनों तत्वों के ने कॉपर को अभिक्रिया में उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉपर जो है जिंक और लेड दोनों से कम अभिक्रियाशील है। या बोलो क्या कि कॉपर से जो है लेड और जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, किससे, आपके कॉपर से। उल्टा भी बोल सकते कि कॉपर यहां पे लीड और जिंक अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया उसके यौगिक से। समझ आ गए? हाँ सर, समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो एक चीज रिएक्शन हम और यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं, क्या इसका अभिक्रिया होंगे, बताना है आपको सर। इसका अभिक्रिया होंगे आपको बताना है कि अगर आपका कॉपर आया
और यहां पे आपका फेरस सल्फेट है, FeSO4 है। क्या रिएक्शन होंगे? क्या अभिक्रिया होगा? नहीं होगा सर। क्या कि यहाँ पे रिस्पेक्टफुल पर्सन बैठे हुए हैं, तो क्या बोलेंगे? कॉपर हमें जाने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि अगर हम जाएं, अगर मोल भाव अगर ले भी लिए, पता चला कि हम लड़ नहीं पाएंगे उससे, तो यहाँ पे अभिक्रिया नहीं करेगा। फेरस सल्फेट कॉपर से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर जो है कम अभिक्रियाशील धातु है सर। अब आते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें होते क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में समझिएगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, कि सर वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच क्या हो जाए? आयन का बदलाव हो जाए। मानो कि ओ इसका चेंज कर लिया, और आप समझदार हो ना कि ओ इसके चेंज कर लिए और वो उससे चेंज हो गया, ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाए? आयन का आदान प्रदान हो जाए, मतलब कि आपस में चेंजमेंट कर ले। ठीक है, तो चेंजमेंट कर ले, तो यहां पे बदलाव कर ले अपने में। एक उसका दे दिया, इसके पहले होते थे ना कि हमारे पे यहां गेहूं हुआ, उसके यहां चावल, तो क्या करो? बदल के ले आओ। तो उसी तरह यहां पे क्या होता है? आयनों के बीच का आदान प्रदान होता है जिस अभिक्रिया में, उसे द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं सर। द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो सुनिएगा कि द्विस्थापन अभिक्रिया के लिए जो समान सूत्र है, मानो क्या कि AB और CD, तो क्या बना लिया? A ने D से कंबाइन कर लिया और C ने B से कर लिया। क्या बन लिया? AD और CB। तो देखो यहां पे आयंस का क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए, आदान प्रदान हो गया। तो उसी को हम क्या कहते हैं? द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं सर। आगे समझिएगा, उदाहरण जो है आपके वो देखिएगा। यहां पे Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या बना? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर दो। क्या करेंगे? Na2 देखो, Ba एक है तो Ba एक है, SO4 एक है तो SO4 एक है, सोडियम 2 है, क्लोरीन 2, तो क्या करो? यहां पे 2 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस है सर। ये पीपीटी के फॉर्म में बनेगा, व्हाइट पीपीटी बनेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहेंगे, आगे हम इसे बताएंगे। अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, अभिक्रिया कहेंगे सर। क्या कि जिसमें अवक्षेपण का बने, अवक्षेप बने, जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे सर, अवक्षेप बने। और देखिए यहां पे जो है NaOH जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करा तो सोडियम सल्फेट और H2O बन गया। तो यहां पे देखो सोडियम 2 है सर, सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है, वाटर 2 है, तो वाटर यहां पे क्या? यहां पे 2 लगा दो। यहां पे 2 जैसे लगाएंगे तो यहां पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो रिएक्शन बैलेंस हो गए। ठीक है, तो आगे ये आपका क्या? उदासीन अभिक्रियाशील है, क्रिया है उदासीनीकरण, उदासीनीकरण आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया है, जिसमें क्या हुआ? क्या होता है कि क्षार एवं अम्ल, क्षारक एवं अम्ल अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करे सर, तो उसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो NaCl और AgNO3 जब रिएक्ट किया तो क्या बने? AgCl और आपके सोडियम नाइट्रेट, तो AgCl आपके क्या बनेंगे? PPT बनेंगे। इसी तरह बेरियम क्लोराइड आपके क्या है सर? सॉल्ट है, और H2SO4 से रिएक्ट किया, क्या बना? बेरियम सल्फेट और HCl। इसी तरह बेरियम क्लोराइड और आपके पोटासियम सल्फेट, फॉर्मूला गलत लिखा हुआ, K2SO4 होगा, तो क्या होगा? बेरियम सल्फेट और KCl बनेंगे। यहां पे 2 नहीं लगेगा सर। तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो यहां पे क्या करेंगे? 2 लगा देंगे, 2 यहां पे लगा देंगे सर। रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ये भी रिएक्शन आपका बैलेंस नहीं था तो यहां पे 2 लगाते, देखो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो अब यहां से क्या हुआ कि समझिएगा बात को ध्यान से थोड़ा, कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे बोलेंगे? जहां अवक्षेप का निर्माण हो। एग्जाम्पल क्या देंगे बेटा? ये एग्जाम्पल दे देंगे, पहला नंबर। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे बोलेंगे? जिसमें क्षार और अम्ल का अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण हो,
उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल क्या देंगे बेटा, ए दे देंगे। और क्या देंगे, KOH प्लस HCl, ये इसका आपका अभिक्रिया क्या बनेगा सर, आपका KCl प्लस H2O बनेंगे। तो ये आपकी कुछ उदासीनीकरण की अभिक्रिया का क्या थे, एग्जाम्पल थे। तो सभी अवक्षेपण अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं, लेकिन सारे द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं बोल सकते, क्योंकि सारे द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण नहीं होता है सर। समझ में आ गई बातें। तो अब चलते हम लोग नेक्स्ट की आगे की ओर। तो आगे की ओर क्या है सर, उपचयन एंड अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया में समझिएगा कि उपचयन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे सर, उपचयन कहेंगे। ऑक्सीजन का बढ़ना, हाइड्रोजन का घटना उपचयन कहलाएगा। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, कम होता है, अथवा दोनों हो, तो इसे उपचयन कहते हैं। समझ रहा कि ऑक्सीजन का जुड़ जा रहा है या हाइड्रोजन हट जा रही है या दोनों हो जा रहा है, तो इसे हम क्या कह देंगे, उपचयन कह देंगे सर। एग्जाम्पल समझिएगा, उपचयन का उदाहरण ऑक्सीजन में वृद्धि के लिए। तो यहां से आप समझिएगा कि आपके यहां जो है एग्जाम्पल समझिएगा कि कार्बन सर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो कार्बन में क्या हो गया, उपचयन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया सर, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित होता है। ऑक्सीडाइज किसमें हो गया, कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, आपके कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन क्या हुआ यहां पे, आपका उपचयित हुआ सर, याद रखिएगा, कार्बन क्या हुआ, उपचयित हुआ। दूसरा एग्जांपल अगर देखोगे तो यहां पे देखना, ठीक है, P4O2 जब रिएक्ट करेगा तो क्या बना, P2O5। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो क्या करो, यहां 2 लगा दो, 2 लगा दो, तो यहां पे क्या लगा दो, 5 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस क्या हो गया सर, P4 से O। तो यहां पे क्या हो रहा है, उपचयन, ऑक्सीडाइज हो रहे, उपचयित हो रहे हैं सर, उपचयित हो रहे हैं, ऑक्सीडाइजेशन कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, उपचयन कर रहा है, और ये कह सकते हो। तो फास्फोरस में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, फास्फोरस में क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होता है, जुड़ता है, और एक किसमें चेंज हो जाता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में उपचयित हो जाता है सर। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, इसमें कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि, कॉपर सर ऑक्सीजन को जुड़ता है, इसमें क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो यहां 2 लगाओ, तो यहां पे भी 2 लगाना हो, क्या हो जाएंगे, ये उपचयित हो जाएंगे सर, उपचयित हो जाएंगे। ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है ना कॉपर में, तो क्या हो जाएगा, उपचयित हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज कर गया सर। तो इसमें कॉपर क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और या कॉपर ऑक्साइड में क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है। अब आते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन मतलब रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीजन का ह्रास हो, कमी हो, और हाइड्रोजन में वृद्धि, अपचयन होता है। दूसरे शब्द में अगर बोलना चाहे तो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन का ह्रास अथवा दोनों हो, तो इसे अपचयन कहते हैं सर, अपचयन कहते हैं। तो अपचयन का एग्जाम्पल समझिएगा, अपचयन का एग्जाम्पल समझिएगा सर। तो यहां पे देखिएगा, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, देखिएगा कि H2S में Br2 का रिएक्शन करवाएं तो ये बना आपका HBr प्लस S बाहर निकल गए। ये आपको ये आपके हाइड्रोजन सल्फाइड देखियो रोटेन एग में आपका मिलता है सर, रोटेन एग जो सड़ा हुआ गमकता है ना, तो H2S ही रहते हैं। तो ये समझिएगा यहां से बच्चा, यहां से समझिएगा, ध्यान से समझना कि यहां से जो ऑक्सीडाइज होगा सर, ये क्या होंगे, आपके ऑक्सीडाइज हुए। क्या हुआ, यहां से हाइड्रोजन का रिमूव हुआ सर, यहां नहीं, ये सॉरी आगे जाएगा। हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, उपचयित।
और ABr में क्या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयित, अपचयित कहलाएंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड से, सल्फर हाइड्राइड से क्या हुआ, सल्फर हाइड्राइड से हाइड्रोजन का मतलब ये सल्फर हाइड्राइड, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या होना है कि हाइड्रोजन का ह्रास होता है और उपचयित होता है। लेकिन आपके जो Br2 में क्या हो रहा है, अपचयित, Br2 में क्या हुआ, हाइड्रोजन का जुड़ गया सर। दूसरा एग्जांपल समझिएगा, दूसरा एग्जांपल H2S है सर, और आपकी क्या है I2 है, क्या बना HI प्लस क्या S बाहर निकल गया। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करो बच्चा, यहां 2 लगा दोगे बैलेंस हो गए। आगे देखिएगा बच्चा कि यहां पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। हाइड्रोजन का रिमूव होना सल्फर से उपचयित कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है सर, ऑक्सीडाइज्ड किए। और अगर यही आयोडीन में क्या हुआ, हाइड्रोजन का जुड़ा, क्या कहलाएंगे, अपचयित कहलाएंगे, अपचयित, अपचयित कहलाएंगे बच्चे, अपचयित कहलाएंगे। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिएगा, अब आगे देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल कि आगे जो है CH4, CH4 मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ कंबसन कर रहे हैं सर, CO2 और क्या बन रहा है, साथ में जल बन रहा है। रिएक्शन बैलेंस नहीं तो यहां 2 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। रिएक्शन बैलेंस यहां पे 2 लगा दो सर। अब आगे देखिएगा बच्चा, ध्यान से समझना कि यहां से हाइड्रोजन का हट रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ रहा है, क्या कहलाएंगे, उपचयित कहलाएंगे सर, उपचयन हो रहा है। और यहां से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ रहा है, तो क्या हो रहे हैं, ये आपका, ठीक है, तो ये आपके हो रहे हैं सर, तो ये आपका ऑक्सीडाइज किया, समझा गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उपचयित, क्योंकि हाइड्रोजन का हटा, ऑक्सीजन का जुड़ा सर। अब जो आते हैं रिडक्शन अभिक्रिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। रिडक्शन अभिक्रिया तो अब आते हैं हम लोग जो आते हैं सर, तो कभी कभी ये दोनों अभिक्रिया देखने को मिल जाता है, समझ आ गए। तो अब यहाँ पे समझिएगा रिडक्शन अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल। रिडक्शन अभिक्रिया के एग्जाम्पल समझे, नहीं देखे ना, देखते हैं सर, देखते हैं, कोई बात नहीं, एक और देख लेते हैं। देखिए अपचयन का, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, क्या बने, कॉपर और H2 निकल गया। यहाँ पे क्या हुआ सर, अपचयित हो गए, अपचयित हो गया ना, ऑक्सीजन का हट गया। दूसरा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, क्या बना, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपचयित हुआ, ऑक्सीजन का हटना मतलब अपचयित कहलाना। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया बच्चा, तो क्या हो गया, ये उपचयित हो गए, ये उपचयित हो गए। तो इसी तरह से और हम रिएक्शन देखेंगे। तो आगे जो होता है, आगे जो होता है बच्चा, तो कभी कभी ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो उसी का नाम क्या पड़ा, रिडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन, दोनों हो गया बच्चा, दोनों हो गया। तो रिडॉक्स, आपकी रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होते हैं समझिएगा, कि जब आपकी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक उपचयित होता है जबकि दूसरा अपचयित होता है, तो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक उपचयित हो जाना, एक अपचयित हो जाना, तो उसे हम क्या कह देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कह देंगे। जब किसी अभिक्रिया के दौरान उपचयन की क्रिया और अपचयन की क्रिया एक साथ होता है, तो उसी को तो हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं बच्चा, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। समझिएगा एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल से समझिएगा कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, क्या बना, जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया सर। तो यहां पे कार्बन जो है, कार्बन में ऑक्सीजन की ऐड हुई, तो क्या हुआ, उपचयित हुआ, क्या हुआ, उपचयित हुआ। और यहां पे जिंक का देखना, जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ सर, अपचयित, क्योंकि ऑक्सीजन का हट गया, क्या हुआ, अपचयित हुआ, क्या हुए, अपचयित हुए सर। उसी तरह कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है और H2 है, क्या बना, कॉपर प्लस वाटर, कॉपर प्लस वाटर,
तो यहां पे समझिएगा, कॉपर से ऑक्सीजन का रिमूव हुआ, अपचयित, अपचयित कहलाएंगे, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का ऐड कहलाना उपचयित हुआ सर, उपचयित हुआ। यही होंगे ना, यही होंगे, ठीक है, यही। तो अब समझेंगे, ये आपके कुछ उदाहरण थे, ठीक है। तो आगे समझिएगा कि यहां एक ही अभिक्रियाएं में उपचयन और अपचयन दोनों की क्रिया हो रही है, इसलिए यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब आते हैं सर, ऑक्सीकारक किसे कहेंगे और अवकारक किसको कहते हैं? इंग्लिश में ऑक्सीकारक को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजर कहते हैं। वह पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है या अपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है। तो वह पदार्थ जिसमें उपचयन के लिए क्या ऑक्सीजन दे या हाइड्रोजन ले, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक कहते हैं। कि कोई भी पदार्थ में क्या ऑक्सीजन का हटाना और हाइड्रोजन का लेना क्या कहलाएंगे? ऑक्सीकारक कहते हैं। अभी तुरंत एग्जांपल से समझेंगे। तो दूसरा देखिएगा कि अवकारक किसको बोलेंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे किसको बोलेंगे सर? तो वो पदार्थ ऑक्सीजन को हटाना, ठीक है, और आपके हाइड्रोजन को देना। ऑक्सीजन मतलब कि अवकारक क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, खुद को ऑक्सीडाइज होना, मतलब ऑक्सीजन को लेना और हाइड्रोजन को हटाना। उल्टा सोचो ना, ऐसा पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन को लेना और हाइड्रोजन को हटाना अवकारक कहलाते हैं। ऑक्सीकारक क्या था? ऑक्सीजन को हटाना या हाइड्रोजन को लेना, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। सुनिएगा, एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चा, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2 क्या बने? कॉपर प्लस H2O बना। समझिएगा, कॉपर से क्या हुआ? ऑक्सीजन हट गए तो क्या हुआ? अपचयित हुआ। और H2 में क्या हुआ? ऑक्सीजन का ऐड हो गया तो क्या हो गया? उपचयित हो गया। तो अभी जस्ट बोले कि ऑक्सीकारक, और ये पहचानना है। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अवकारक, और अवकारक, ये दोनों पहचानने। तो जिससे ऑक्सीजन हट रहा है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। तो यहां देखो, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गए तो ये क्या कहलाएंगे? कॉपर ऑक्साइड जो है ऑक्सीकारक। जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया सर उसे कहेंगे अवकारक, इसे कहेंगे अवकारक। तो H2 में तो दोनों जो होगा ये समझिएगा कि अभिकारक तरफ से ही चूज करना, ऑक्सीकारक या अवकारक, दोनों जो है अभिकारक तरफ से ही चूज होगा। जिससे ऑक्सीजन हट गए तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीकारक, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया उसमें कहेंगे अवकारक। तो यहां पे समझिएगा बच्चों, समझिएगा कि यहां उपयुक्त उदाहरण में कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन होता है, अतः कॉपर ऑक्साइड अपचयित पदार्थ है। तो चूंकि कॉपर ऑक्साइड उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है जिससे हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होता है, अतः कॉपर ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीकारक है। H2 हाइड्रोजन जल वाटर में ऑक्सीकृत होती है, अतः एवं या ऑक्सीजन के कॉपर ऑक्साइड से हटने के लिए उत्तरदायी है। तो H2 क्या कहलाएगा? अवकारक। तो बस वही तो लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से समझिएगा, तो उपचयित पदार्थ जो हुए, उपचयित कौन हुआ? किसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ? H2 में। अपचयित पदार्थ कौन थे? कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीकारक कौन हुआ? उल्टा सोचो ना, जो अपचयित हुआ वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। और अवकारक कौन थे यहाँ पे? अवकारक जो उपचयित हुआ उसको अवकारक कहेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन का ऐड हुआ सर वही तो अवकारक है, ठीक है। और जो जिसमें ऑक्सीजन हटा वो क्या है? ऑक्सीकारक। खत्म बात। अब आते हैं उपचयन के प्रभाव। ऑक्सीडेशन का आपका डेली लाइफ यूजेज, मतलब कि प्रभाव क्या? इफेक्ट्स। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी अभिक्रियाएं हमारे आसपास होती रहती हैं, जिसमें से धातुओं का संरक्षण एवं खाद्य पदार्थों का विकृत गठित हो जाना
सामान्य उदाहरण है जो उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव से होता है। तो सर कि हमारे दैनिक जीवन में धातुओं का संसारण, जंग लगना, खाद्य पदार्थों का खराब हो जाना, यही तो है उपचयन का प्रभाव। तो आप सबसे पहले संसारण समझेंगे। संसारण क्या होता है? कोरोजन जिसे बोलते हैं, जो वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल एवं नमी के संपर्क में आकर धातु की सत्ता धीरे धीरे ह्रास मतलब खराब होने लगता है, इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल एवं नमी से अभिक्रिया कर किसी धातु की सत्ता संसारित गलना हो जाती है, तो ऐसी प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। नोट, संसारण एवं जंग लगना दोनों अलग चीज हैं। जंग लगने से लोहे जैसी धातु की सत्ता संसारित होती है, और सारण मतलब कॉपर पे लग सकता है, सिल्वर पे भी लगता है सर, ये संसारण होती है। तो यहां पे संसारण के बचाव, तो आप देखो आयरन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो Fe3O4 बनता है +X वाटर बनते हैं सर। ठीक है, तो इससे रिएक्ट करके आपके यही है क्या, यही आपका जंग का फॉर्मूला है। आगे जो होते हैं क्या कि संसारण के बचाव, संसारण से बचाव कैसे करेंगे? संसारण से बचाव की जो है निम्न विधियां हैं, ये सब हैं। जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन करेंगे सर। जस्तीकरण जो करते हैं मतलब क्या कि मेटल धातु पे, आयरन पे क्या करते हैं, एक जिंक का परत चढ़ा देते हैं। जिंक का परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन, जस्तीकरण कहलाता है। धातु की सत्ता को पेंट करके क्या करेंगे, धातु की सत्ता को पेंट कर देंगे सर। ठीक है, धातु की सत्ता पर तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके प्रिवेंटिंग है करोजन को, संसारण से बचाव है। देखते होंगे कि धातु के ऊपर क्या करते हैं, गेट वगैरह जो आता है ना घर पे, उस पे पेंट कर दिया जाता है क्योंकि संसारण से बच सके। या देखे होंगे कि अगर काम नहीं है तो लोहा वगैरह क्या करता है, ग्रीस में डुबो के रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि संसारण ना लगेगा। या किसी मेटल के ऊपर क्या करता है, धातु के ऊपर में एक दूसरे धातु का परत जमा देते हैं, चढ़ा देते हैं सर। अब होता है जस्तीकरण। जस्तीकरण होता है क्या है, किसी धातु की सत्ता पर विद्युत लेपन द्वारा जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं सर। आगे जब आते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता होती क्या है, भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल का वायु जनित उपचयन जिससे उसका स्वाद एवं गंध बदलकर बदबूदार हो जाता है। भोजन का इस प्रकार खराब होना विकृत गंधिता कहलाता है सर। कहते हैं उसे कि भोजन में जब उपस्थित वसा आपके फैट्स या तेली का वायु जनित होकर उपचयन होता है, मतलब कि हवा से रिएक्ट करके आपकी वायु से ऑक्सीजन से क्या हो गया, उपचयन, जिसका स्वाद और गंध बदलकर क्या हो जाता है, बदबूदार होने लग जाता है। तो भोजन के इस प्रकार की खराब होना क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। तो विकृत गंधिता एक घटना है जब बहुत समय रखने के बाद वसा तेलीय खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाता है, जिससे उसका स्वाद बदल जाता है या खराब हो जाते हैं। वसा अथवा तेल में तैयार किया गया खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी, चिप्स तथा भुजिया आदि को विकृत गंधित होने से खराब कर देता है। उपचयित खाद्य पदार्थ का स्वाद बदल जाता है। विकृत गंधित भोजन खाने योग्य नहीं होता, ये हम नहीं खा सकते हैं। जो भूखड़ होगा वो भी चबा देता, वो भी नहीं खाएगा उसे। आगे क्या बोलता है, वसा तेलीय खाद्य पदार्थ का विकृत गंधिता से बचा। तो आप देखे होंगे सर एंटीऑक्सीडेंट, वहां पे क्या बोलता है कि वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थ को विकृत गंधित होने से के बचाया जा सकता है, इसकी दर को कम किया जा सकता है, इसको रोकने की निम्न विधियां हैं। तो क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे जो ऑक्सीजन से, मतलब कि नाइट्रोजन डालेंगे सर। नाइट्रोजन देखे होंगे कि आलू चिप्स वगैरह जो कुरकुरे वगैरह आप खाते हैं, चिप्स वगैरह, लेज कुरकुरे वो सब, तो उसमें जो हवा भरा रहता है वो हवा वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थों में क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट हम लोग डालते हैं सर, इसे विकृत गंधिता होने से बचाया जा सकता है। जब क्या करते हैं कि नाइट्रोजन का हम लोग ऐड करते हैं, तो नाइट्रोजन का जब ऐड करते हैं तो आपको क्या बोल रहे थे भी कि कुरकुरे और लेज जो आप खाते हो तो क्या करते हो कि कुरकुरे लेज में आप हवा का पैसा देते हो, ना कि लेज कितने होते हैं, 4-5, और हवा भर दिया जाता है। जो हवा क्या करता है वो लेज और कुरकुरे को खराब होने से बचाता है कि ज्यादा समय तक वो टिके रहे।
तो बोलता है कि खाद्य पदार्थों को क्या करें कि पैकिंग के समय आपके बर्तन से क्या करता है, ऑक्सीजन गैस को हटाकर वहां पे नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है। इसे विकृत गंधित होने से बचाया जा सकता है। तीसरा जो है सर कि दर्द को कम करने के लिए वायु मुक्त, मतलब कि देखते होंगे मम्मी सब जो होते हैं वो खाने के पदार्थ, अगर आपका तेल वाला पदार्थ है तो क्या करते हैं कि निमकी बिस्किट जो हुआ वो शीशे के बर्तन में पैक करके रख देते हैं, जिससे हवा उसमें पास नहीं हो और ये हमारा खराब ना हो, ज्यादा दिन तक चले। या खाद्य पदार्थों को विकृत गंधितता से बचाने के लिए उष्मा एवं प्रकाश से दूर रखा जाता है कि उसको उष्मा हीट और क्या करो लाइट से दूर रखिए तो ज्यादा दिन तक चलेगा। नेक्स्ट जो है सर उसको बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है तो अब हम लोग संतुलित करने के लिए भी सीख लेते हैं सर कि कैसे हम संतुलित करेंगे। तो सुनिएगा, जैसे हम बता रहे हैं वैसे आपको बनाना है सर, कि ये नहीं कि अपने दिमाग से बनाना है। तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आपको बैलेंस करना है। Fe+H2O है, ठीक है, तो इसे हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो Fe3O4 प्लस साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है ना, H2 बनता है। तो यहां पे अब देखिएगा ये जो बना है H2O बना, तो यहां पे ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले धातु को संतुलित करेंगे जैसे बता रहे हैं वैसे। दूसरा फिर नॉन मेटल अधातु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के, अधातु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, फिर तीसरा स्टेप में अपने सुविधा अनुसार ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, और देखते जाएंगे कि जब तक बैलेंस नहीं हो तब तक हम बैलेंस करते जाएंगे। तो सुनिएगा कि तो यहां पे देखिएगा सर, ध्यान से समझिएगा कि आयरन यहां पे 1 है, यहां पे 3 है, तो क्या करेंगे 3 यहां पे लगा देंगे। जैसे 3 लगा दिए, ऑक्सीजन यहां पे क्या है 4 है, तो यहां पे 4 लगा देंगे। ऑक्सीजन 4 लगा दिए तो क्या हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, आपके आयरन 3 हो गए, 3 हो गए। हाइड्रोजन कितना 8 है, तो यहां पे क्या करो 4 लगा दो। तो ये समझ के रखिएगा कि नीचे हम नहीं लगा सकते, नीचे हम नहीं लगा सकते, जो भी लगाना है ऊपर में लगाना है, जस्ट बगल में। तो यही रिएक्शन क्या हो गया मेरा, बैलेंस हो गया। हो गया ना बैलेंस, बैलेंस हो गए ना, बैलेंस हो गए सर। दूसरा रिएक्शन देखिएगा, दूसरा रिएक्शन देखिएगा, दूसरा क्या है कि HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 क्या बनते हैं सर, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट बनता है CaNO3 प्लस क्या बने H2O। रिएक्शन को बैलेंस करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना। जिसे फार्मूला नहीं आता केमिकल फार्मूला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ कि केमिकल फार्मूला कैसे बना, आप वो जाके वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओगे, उसी की लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके देख सकते हो कि केमिकल फार्मूला रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं किसी भी कंपाउंड का, यौगिक का। तो यहां से समझिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, कैल्शियम को बैलेंस करेंगे। धातु क्या है, कैल्शियम है, तो कैल्शियम को पहले बैलेंस करेंगे। कैल्शियम आपका बैलेंस है सर। तो यहां पे आप देखो नाइट्रेट आयन को बैलेंस करेंगे। नाइट्रेट यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, तो यहां पे 2 लगा देंगे। आगे देखिएगा यहां पे कितना है, ऑक्सीजन क्या है 2 है, तो ऑक्सीजन यहां पे क्या है 1 है, तो यहां पे 2 लगा देंगे। अब देखो हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, अब काउंट कर लेंगे, सारा बैलेंस हो गया होगा। उसी तरह आगे अगर आप बैलेंस करना है तो आगे मैं बता रहा हूं कि Mg+O2 है, तो क्या बना, MgO बना सर। तो MgO बने तो क्या यहां पे Mg1 है, मैग्नीशियम को पहले क्योंकि धातु को बैलेंस करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो Mg1 तो Mg1, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना, तो यहां पे 2 लगा देंगे, तो यहां पे क्या करना होगा, मैग्नीशियम को चेंज हो गया, तो मैग्नीशियम को आगे 2 लगा देंगे। तो बस इसी तरह से क्या करते हैं बैलेंस। तो याद रखिएगा कि पहले हम धातु का करेंगे, फिर अधातु का करेंगे। तो अधातु का जब करेंगे तो अधातु क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, और फिर देखना बैलेंस पीछे वाला की बैलेंस तो है ना, कि गड़बड़ाना नहीं चाहिए। अगर गड़बड़ हो गए तो फिर उसको जाके बैलेंस करेंगे। समझ आ गए। तो इस तरह से हम बैलेंस करते हैं सर, और इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया और हम समीकरण, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। और अगर आपको, ठीक है, इसी तरह आपकी लेक्चर इस आपके चैनल पे आता रहेगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपकी इस तरह के वीडियो इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।